3 जून कानपुर में हिंसा को लेकर आरोप, 26 मई ज्ञानवापी को लेकर भड़काऊ बयान, 21 मई केरल में एक कार्यक्रम में भड़काऊ नारेबाजी, 16 अप्रैल दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे में आरोप, 10 अप्रैल एमपी के खरगोन हिंसा में आरोप, 2 अप्रैल राजस्थान के करौली में हिंसा का आरोप। ये जो भी नाम आपके सामने और हिंसा की घटनाएं आपके सामने थी, उसका जो लिंक है वो एक ही तरफ इशारा करता है और वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। और ये तो हाल फिलहाल में हुए कुछ ही दंगों की लिस्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसके अलावा पीएफआई के खिलाफ देश भर में हिंसा फैलाने की फहरिस्त छोटी मोटी नहीं, काफी लंबी चौड़ी है। पीएफआई पर सांप्रदायिक हिंसा से लेकर दूसरे धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की हत्या तक के कई सारे मामले दर्ज है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑन पेपर्स, पन्नों में ये संगठन समाज के बीच इस्लाम का प्रचार और प्रसार करता है। असल में इस संगठन का नाम हर उस केस में आता है जिसे हम कट्टरपंथ कहते हैं। आज धर्म की आड़ में छिपे इस चरमपंथ के हर पहलू का काला चिट्ठा यकीन मानिए मैं आपके सामने रखने वाली हूं, और वो भी बारी बारी से, ताकि पीएफआई असलियत में आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आए, उसकी असलियत को आप अच्छे से और आसानी से समझ पाएं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जो खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाला कहता है। पीएफआई 1993 में बने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट से अस्तित्व में आया। 1992 में बाबरी ढांचा ढहने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक संगठन बना। इसके बाद 2006 में यही नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसका विलय हो जाता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में यानी पीएफआई में। हालांकि ऑफिशियली इस संगठन की शुरुआत 17 फरवरी 2007 में हुई। ये संगठन केरल से ही संचालित होता है, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो पूरे देश में फैली हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के मुताबिक पीएफआई देश के 23 राज्यों में इस वक्त सक्रिय रूप से काम कर रहा है, एक्टिवली। इस संगठन की बर्बरता सबसे पहले तब देश के सामने आई जब इस संगठन पर केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काटने का आरोप लगता है। इसके बाद इस संगठन के कार्यकर्ताओं पर कई बार धर्मों के अलग अलग कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप भी लगता रहा। इसके अलावा पीएफआई पर केरल में लव जिहाद मतलब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करवाने का भी आरोप लगता रहा है, यानी धर्म परिवर्तन किया उसके बाद जबरदस्ती निकाह कराने का आरोप। देश भर में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करने का भी आरोप इसी पीएफआई पर लगता रहा है। ये संगठन हमेशा से जिस भी दंगे का नाम आप ले लीजिए उससे कहीं ना कहीं जुड़ा दिखा है। संगठन के 6 पीएफआई कार्यकर्ता साल 2017 में, आपको पता है, आईएस में शामिल भी हुए। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, उसी की तरफ से जारी की गई ये रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि पीएफआई का लक्ष्य क्या है। उसका उद्देश्य देश में राजनीति को खत्म करके तालिबान की तर्ज पर इस्लाम को बढ़ावा देना है। इस संगठन पर शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के प्रदर्शन आपने देखे थे, उसे तूल देने का भी आरोप लग रहा है। और कहा यह भी गया कि ये संगठन इस्लामिक कट्टरपंथ के अपने मंसूबे के साथ तालिबान की तर्ज पर देश में इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक चरमपंथ को लागू करना चाहता है। इसका मकसद सिर्फ यही है। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि पीएफआई के पास ऐसे ट्रेंड लोग हैं जिन्हें आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जैसे बॉम्ब बनाने की महारत हासिल है। अब आप ही सोचिए ना कि जो संगठन पूरे देश में अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का दावा करता है, उस संगठन में ऐसे लोगों को क्यों रखा जाएगा, या ऐसे लोगों को आखिरकार बॉम्ब बनाने का विशेषज्ञ बनने की जरूरत
क्यों आन पड़ी होगी? आप तो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना। पीएफआई ने अपनी इसी कट्टरपंथी विचारधारा को, इसकी जड़ को बढ़ाने के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर संगठनों का निर्माण किया है। और मैं आपको नाम बताती हूँ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि CFI इसमें शामिल है। CFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्टूडेंट विंग है। CFI पर देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों को धर्म के नाम पर भड़काने के भी लगातार आरोप लगते रहे हैं। आपने कर्नाटक में हुआ हिजाब मामला तो सुना ही होगा, इनफैक्ट देखा भी होगा। इस मामले को भी हवा देने का आरोप इसी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा था। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI वो PFI से जुड़ी हुई है, जिसे PFI की पॉलिटिकल विंग यानी राजनीतिक पार्टी के तौर पर जाना जाता है। और आरोप लगातार लगते रहे हैं कि ये पार्टी देश भर में PFI द्वारा फैलाए गए जहर को राजनीतिक ताकत के जरिए इसका बचाव करने की कोशिश में लगी रहती है। एक और विंग है नेशनल विमेंस फ्रंट यानी NWF, ये PFI से जुड़ी हुई है। NWF महिलाओं को कट्टर इस्लाम की विचारधारा मानने के लिए बाध्य करता है और आधुनिक समाज के साथ कदम से कदम मिलाने की जो पैरवी होती रहती है, उससे ठीक उलट पौराणिक इस्लाम के पहनावे को ज़बरदस्ती धारण करने और उसे मानने का दबाव भी इसकी तरफ से बढ़ाया जाता है, दबाया जाता है। और इस आदेश को ना मानने पर धर्म के नाम पर उसके साथ उन महिलाओं के साथ अत्याचार करने के भी बहुत सारे आरोप PFI पर लगते रहे हैं। PFI का हेडक्वार्टर दिल्ली के शाहीन बाग में है और इस इलाके में आप जानते हैं अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत ज़्यादा है। अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनने के नाम पर ये संगठन, जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नागरिकता कानून के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। आपको मैं ये बता दूं कि उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि कानून के जो प्रावधान हैं उसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को भड़काया जा रहा है। और इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी था कि कहीं विरोध प्रदर्शनों की आड़ में PFI अपना सच छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि PFI का जो प्रतिबंधित संगठन है, एक संस्था है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे आप सिमी के नाम से जानते हैं, उससे बहुत पुराना और पक्का नाता है। उसकी विचारधारा से तो एकदम पुराना नाता है। PFI और NDF के जितने भी संस्थापक हैं वो सभी एक समय में सिमी के नेता रह चुके हैं। सिमी पर देश भर में हुई कई सारी आतंकवादी घटनाओं के बाद बैन लगा दिया गया था। PFI का पूर्व अध्यक्ष EM अब्दुल रहमान 1980 से लेकर 1983 के बीच सिमी का राष्ट्रीय महासचिव था। इसी तरह प्रोफेसर P कोया, E अबू बकर, P अब्दुल हमीद, K मोहम्मद अली, K सदात, P अहमद शरीफ, KH नासिर, VT इकरामुल हक, ये सभी सिमी के पुराने रहनुमा रहे हैं या फिर उससे हमदर्दी रखने वाले हैं। और बाद में ये सारे के सारे लोग PFI के पदाधिकारी बन गए। ये सारे तथ्य इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो संगठन खुद को अल्पसंख्यकों का रहनुमा बनाकर देश भर में अपनी अलग डफली बजाए जा रहा है, दरअसल उसके पीछे की जो असली कहानी है वो क्या है, सब जाहिर हो जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि अचानक मैं PFI के बारे में आपको इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ। दरअसल 3 जून को कानपुर में जो हिंसा शुरू हुई थी, फिर वो प्रयागराज, सहारनपुर, रांची, हावड़ा, नादिया, इसके अलावा देश के बाकी तमाम राज्यों में पहुंच गई। उसमें दिखा कि बड़ा सुनियोजित तरीके से हुआ, एक ही पैटर्न के तहत हुआ, एक ही समय पर हुआ और उसने फिर खूब सारे सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की कार्रवाई आप देख रहे हैं, एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी गिरफ्तारी में 3 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए जिनका सीधा सीधा नाता ताल्लुक PFI से रहा है। PFI ने इन गिरफ्तारियों के बाद एक बयान जारी किया और सरकार के इस एक्शन का विरोध किया। अपने जारी बयान में PFI ने कुछ बातों का जिक्र किया, जैसे कानपुर हिंसा में PFI की कोई भूमिका नहीं है, ये कहा गया।
मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठनों और उसके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये भी कहा गया। फिर ये भी कहा गया कि हिंसा के दौरान और बाद में एक तरफा कार्रवाई हुई है। बुलडोजर की धमकी सरकार प्रायोजित आतंक को अंजाम दे रही है। ये भी कहा कि पुलिस को बुलडोजर चलाने से बाज आना चाहिए। ये तो पीएफआई के बयान थे, यानी उसकी कथनी। अब करनी देखिए। दिन था 21 मई, जगह थी केरल का अल्पुजा। पीएफआई ने गणतंत्र बचाओ रैली निकाली थी। उस रैली में 6ठी क्लास में पढ़ने वाला 11 साल का एक मासूम बच्चा दिखाई दे रहा है और आरएसएस सरीखे दूसरे संगठनों के खिलाफ नारा लगा रहा है। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। बच्चे के पिता को जब गिरफ्तार किया गया तो अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने एक बयान दिया, और वो बयान आईना है जिसमें पीएफआई की नीयत आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। उन नारों में बहुत जहर था। पुलिस को उस पिता ने कहा कि वो जो नारे उस बच्चे ने लगाए थे वो उसने कहीं और से नहीं सीखे, बल्कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जो नारेबाजी हुई थी उससे सीखे थे। और ये नारे किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि संघ परिवार के विरोध में लगाए गए थे। और कोर्ट में पेशी जब हुई उस दौरान पुलिस ने एक रिपोर्ट, रिमांड रिपोर्ट जो होती है, वो पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी, उसमें बाकायदा लिखा गया कि बच्चे को नारे लगाने की ट्रेनिंग दी गई थी, और ये ट्रेनिंग पीएफआई और उससे जुड़े संगठन एसडीपीआई के नेताओं ने दी थी। उसमें बड़ी अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। अब आप सोचिए, जो संगठन अपने कार्यक्रमों में 11 साल के बच्चे को, जिसे आपको डॉक्टर बनाने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए, या समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए, एक सच्चा इंसान बनाने के लिए उसका क्या कर्तव्य है समझाने के लिए आपकी ताकत झोंकनी चाहिए, आप उसको ये बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, ये संगठन जो है वो तुम्हारे धर्म के खिलाफ है, जिसमें सच्चाई नहीं है। सोचिए, जो संगठन एक बच्चे को ये सीख दे रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं को न जाने क्या क्या सिखा रहा होगा और किस हद तक सिखा रहा होगा। कानपुर हिंसा में जब नाम आया उसके ठीक पहले ज्ञानवापी का मामला आप देखिए, पीएफआई अपने भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आया। उसने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की थी और ये कहा कि मुसलमान मस्जिदों पर कार्रवाई का विरोध करें, मस्जिदों के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसका भी विरोध करें, कोर्ट को याचिकाएं मंजूर नहीं करनी चाहिए, वजूखाने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध निराशाजनक है, कानूनी प्रक्रिया तोड़ने से अराजकता आएगी, धमकी दे रहा है। यही नहीं, इस संगठन के बारे में बीते महीने यानी 6 मई को तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, उन्होंने ये कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक बहुत ही खतरनाक संगठन है, अनिवार्य रूप से इसका मकसद देश की आंतरिक शांति को अस्थिर करना है। ऐसे राजनीतिक दल इस देश में हैं जो अपने स्वयं के राजनीतिक निहित स्वार्थ के लिए इस संगठन का समर्थन कर रहे हैं। ये एक ऐसा खतरा है जिससे हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, कोट अनकोट। इसके अलावा जहांगीरपुरी में भी लोगों को भड़काने का आरोप इस संगठन यानी पीएफआई पर लगता रहा है। ऐसा शायद ही कोई मौका होगा जब देश में माहौल ख़राब करने में या इस माहौल को और बेकार करने में इस संस्था ने कोई रोल ना प्ले किया हो। आरोप हमेशा लगा है। सीएए और एनआरसी को लेकर, माहौल ख़राब करने के मामले से लेकर, दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में दंगा कराने के मामले से लेकर, हाथरस में लोगों को भड़काने के मामले से लेकर, कर्नाटक में हिजाब को लेकर मचे हंगामे को तूल देने से लेकर, हर एक ऐसे इंसिडेंट में पीएफआई का नाम आया जिसने हिंदुस्तान को पीछे धकेलने की कोशिश की। एक इंटरव्यू में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद शरीफ ने यह कबूल किया था कि उनका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। जब शरीफ से ये पूछा गया कि क्या पीएफआई और सत्या सारणी, जो कि पीएफआई का संगठन है, उसका छिपा हुआ मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का है, तो इस पर क्या कहा सुनिए। पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही क्यों, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के बाद हम दूसरे देशों की तरफ जाएंगे। इस संगठन के वजूद में आने की जो कहानी है वो देश में आतंकवाद के विस्तार से जुड़ी हुई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें धर्म के नाम पर कैसे ये संगठन गुमराह करने की अपनी कोशिशों को लगातार अंजाम दिए जा रहा है।
इस संगठन के बारे में एक एक सत्य हमने आपके सामने रख लिया है। और ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये संगठन जो पूरे देश में अपने पैर फैला रहा है, अपने पर फैला रहा है, इसके पर कतरने के लिए सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? एक के बाद एक दंगों में पीएफआई का नाम आना, क्या ये काफ़ी नहीं है कि सरकार इनके खिलाफ सबूत जुटाए और जल्द से जल्द जो कार्रवाई सिमी के खिलाफ हुई वही इस संगठन के खिलाफ हो?